वही हुआ। अच्छा नहीं वो हो तो गया, लेकिन आपको समझ तो आ गई होगी कि पिछले पूरे घंटे में हमने ये अवॉइड की है बात, क्योंकि जो पेनफुल चीज़ें होती हैं ना हम उनको ज़रा लेटर पे छोड़ देते हैं, लेकिन अब हमें इस पे बात करनी है। अब आप बताएं जनाब, हुआ वही जिसका डर था। बजट में हर साल यही होता है, टैक्स की छुरी एक बार फिर ज्यादा चली है तनख्वाहदार तबके पर। निजी मुलाजिमीन की तनख्वाहें बढ़े ना बढ़े मगर हर साल उन पर टैक्स मजीद बढ़ता जा रहा है। 1 लाख रुपए माहाना तनख्वाह लेने वालों को अब 5% इनकम टैक्स देना होगा, यानी 1250 के बजाय अब इनका 2500 रुपए माहाना टैक्स कटेगा। सालाना 12 लाख से 22 लाख रुपए आमदन पर टैक्स 15% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि माहाना जनाब कितना होगा? माहाना बन जाएगा ये तकरीबन 1,83,344 रुपए तनख्वाह वालों को 11,667 की जगह अब 15,000 रुपए माहाना टैक्स अदा करना होगा। 15,000 रुपए, ऑलमोस्ट अगर 1.25 लाख के करीब आपकी तनख्वाह है तो 15,000 रुपए डायरेक्टली आपको निकल जाएगा। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने इनकम टैक्स बढ़ाने की जो मंतक पेश की है उस पर मतलब इंसान क्या कह सकता है, और फरमाते हैं कि वक्त आ गया है कि इनकम टैक्स की शरह को बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक लाया जाए। FBR ने 2019 से 2023 तक कॉर्पोरेट इनकम टैक्स इस्लाहात नाफिज की। अब पर्सनल इनकम टैक्स इस्लाहात लागू करने की ज़रूरत है ताकि पर्सनल इनकम टैक्स की शरह को बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक किया जा सके। जबकि टैक्स स्लैब्स में कुछ रद्द-बदल तजवीज़ किया जा रहा है, ताहम नॉन सैलरीड अफराद के ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स की शरह 45% रखने की तजवीज़ है। ग्रेड 1 से 16 ग्रेड के सरकारी मुलाजमीन की क़ुव्वत ख़रीद बेहतर बनाने के लिए तनख्वाहों में 25% इजाफा किया जा रहा है, जबकि ग्रेड 17 से 22 ग्रेड तक अफसरान की तनख्वाहें 20% से इजाफा किया जा रहा है। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफा करने की तजवीज़ है। इसी तरह कम से कम माहाना तनख्वाह को 32,000 रुपये से बढ़ाकर 37,000 रुपये रखने की तजवीज़ है। अच्छा, ये पूरी लिस्ट तो दी जा रही है, और जिस तरह अभी हम पहले भी आपको बता रहे थे कि इसको बैनुल अक़वामी मयार पर लेके जाना, ये जब बातें होती हैं ना तो हमें पर्सनली बड़ी तकलीफ़ होती है, क्योंकि सहूलियात हमारी वो नहीं है, हमारी अगर आप देखें तनख्वाहें वो नहीं हैं, हमारी वैल्यू ऑफ मनी वो नहीं है, तो क्या कंपैरिजन फिर आप बैनुल अक़वामी मयार में सबसे बड़ी बात यह है कि तनख्वाहों का लेवल वो नहीं है, वो है ही नहीं, तो आप टैक्स बार वाला लगाते हैं तो तनख्वाहें बीच में आप दे नहीं रहे। वफाकी वज़ीर ख़जाना इनकम टैक्स पर तो इंटरनेशनल मयार लागू कर रहे हैं, काश के टैक्स से आवाम को मिलने वाली सहूलियात भी इंटरनेशनल मयार का जिक्र कर दें। अब फिर वो तोज़ी देते हैं कि भाई इतने इंटरनेशनल मयार का टैक्स इकट्ठा करेंगे तो आवाम को सहूलत देंगे, लेकिन यहाँ आपको पता ही है एतमाद का किस कदर फुकतान है। आवाम को बेचारे पानी भी खरीद कर ही पीना पड़ता है। सरकारें आप पाकिस्तान में कौन सा इलाका ऐसा रह गया है जहां आप नलके से पानी पी सकते हैं? अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप नलके से पानी नहीं पीते। अदरवाइज आप चाहे जितने भी अमीर हो, आप दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में चले जाएं, अभी हम अमेरिका में वर्ल्ड कप ही देख रहे हैं, अगर आप अमेरिका में आराम से बाथरूम में जो पानी आ रहा होता है वो भी पी लें तो आपके पेट को कुछ नहीं होता। इट इज एब्सोल्युटली सेफ फॉर ड्रिंकिंग। मतलब यहाँ तो कोई चॉइस नहीं है ना, यहाँ तो आपको पीना है दूसरा पानी, बिकॉज द अदर इज जो नलकों से निकल रहा है वो तो आप कंज्यूम बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ये सारी डिफरेंसेस हैं। जब ये बातें हो रही होती हैं तो हमें ये वाले डिफरेंसेस याद आ जाते हैं। मरात याफ्ता जो तबका है वो जरा सुकून में है। ग्रेड 17 से 22 तक की तनख्वाहें 20% बढ़ी हैं। ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% का सबसे ज़्यादा इजाफा तजवीज़ किया गया है। हुकूमत ने बजट में कम से कम माहाना तनख्वाह 32,000 रुपये से बढ़ाकर 37,000 रुपये करने का ऐलान किया है। रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की पेंशन 15% बढ़ेगी। अच्छा, ये सारा सरकारी बातें हो रही हैं, मतलब प्राइवेट के लिए कोई बजट के दौरान अपोजिशन अरकान खास तौर पर तहरीक इंसाफ के लोग जरा एहतजाज करते रहे। स्पीकर डाइस के सामने बानी PTI की तस्वीर लेकर एहतजाज भी किया गया, मगर ज्यादा जारहाना अंदाज अपनाने से गुरेजी किया। वजीर खजाना बजट तकरीर करने में भी कामयाब रहे। 2 दिन पहले तहरीक इंसाफ ने महमूद खान अचकजई के जरिए हुकूमत से मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर की है। शायद यही नुकता PTI के इस नरमुनाजुक एहतजाज की वजह भी बनाओ, पता नहीं। उधर पीपल्स पार्टी के 4 अरकान ने अलामती तौर पर इजलास में शिरकत की। बिलावल भुट्टो जरदारी इजलास में शरीक नहीं हुए।
अच्छा जी, अब ये सारी चीज़ें जो हैं यकीनन हमें पता है, हम हर साल बजट की बात भी करते हैं और हम भी समझ रहे होते हैं साथ साथ, और कोशिश हमारी होती है कि आपको भी समझाएं कि इससे हमें फ़र्क क्या पड़ेगा। इफ़त मनगानी ने हमें ज्वाइन की है, जो कि माशी तज्जियाकार हैं। इफ़त, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम। वी डू रियलाइज़ कि बड़ा ही टफ टास्क है बजट निकालना भी, उसको जस्टिफाई भी करना और फिर उसको मंजूर करा के, इट्स वेरी टफ। आपको जो सेलिएंट फीचर्स अभी हमने भी कहे, कैसा लग रहा है? जी, जैसे आपने फरमाया कि बजट एक मुश्किल काम था, और स्पेशली उस वक्त जबकि आपके अगर आप रीसेंट पास देखें तो हमने इकनॉमिक ग्रोथ टारगेट्स को मिस किया है। हमारी बजट कलेक्शंस में टैक्स कलेक्शंस में काफ़ी जो टारगेट्स थे वो मीट नहीं हो रहे कंसिस्टेंटली, और हमारी करेंसी को काफ़ी प्रेशर्स का सामना था। तो अब जैसे कि हम IMF प्रोग्राम में की तरफ जा रहे हैं, और उसमें जितनी जो अहम उसके नुकात हैं उनको हमें चूँकि उसके हिसाब से अपना बजट तैयार करना था तो बहुत सारे टफ़ डिसीशंस थे और वो लेने थे। इसीलिए अगर आपने जैसे देखा हो कि वो जो एक्सपेक्टेशंस थी वो ऑल्दो अभी भी तनख्वाहदार तबके के ऊपर जैसे मज़ीद टैक्सेस का जो बोझ आया है, या जो अगर आप GST वगैरह के रेट्स में इज़ाफ़ा, ये बताइएगा तनख्वाहदार तबके पे तो हमें अंडरस्टूड सी बात है, हर दफ़ा ही टैक्स बढ़ता है। वो लोग जो टैक्स में नहीं थे, जो टैक्स नहीं देते या अभी भी टैक्स फाइल नहीं करते, उनके लिए क्या सख्तियाँ हैं, उनके लिए क्या पेनल्टीज़ हैं, उनको टैक्स में लाने के लिए क्या किया गया इस दफ़ा? देखिए, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द इकॉनमी की तरफ काफ़ी काम हो रहा है, इसीलिए जो नॉन फाइलर्स की अगर आपने जो टैक्स, क्या वो घर नहीं ले सकेंगे, गाड़ी नहीं ले सकेंगे, क्या है? पहले तो सेमिया बंद करने की बात आई, वो तजवीज़ रद्द हो गई थी। देखें उसकी जो मेजर्स हैं उसमें एक मेजर तो ये है कि आप उनको मुल्क से बाहर जाने के ऊपर भी जो है वो एज अ टूरिस्ट नॉन फाइलर्स के ऊपर वो पाबंदी प्रपोज की गई है बजट में। अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से पॉसिबल है या नहीं है, ये एक क्वेश्चन मार्क रहेगा, लेकिन बहुत सारे और मेजर्स भी किए गए। इसी तरह जैसे बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया, अगर आप देखें तो कैपिटल गेंस जो हैं 30% से 45% तक जो नॉन फाइलर्स के लिए कर दिया गया है। इसी तरह रियल स्टेट की परचेज़ वगैरह पे भी एडवांस टैक्सेस बढ़ा दिए गए हैं, और मज़ीद नॉन फाइलर्स के लिए जो बड़े ज़मींदार हैं। हमने पिछले साल की बात की थी, मैं वैसे ही आपको ब्रिंगिंग यू इन द लूप पे, हमारे जो कीन व्यूअर्स हैं उनको याद होगी, पेनल्टीज फिर लग जाती हैं नॉन फाइलर्स के लिए। दे कैन स्टिल डू व्हाट हैज टू बी डन बट दे हैव टू पे अ पेनल्टी व्हिच इज नॉट अ बिग डील फॉर देम। पेनल्टी से ज़्यादा उनके टैक्स रेट्स में इजाफा कर दिया, और अब वो टैक्स रेट्स इतने ज़्यादा कर दिए गए कि वो एक फीजिबल नहीं रहेगा उनके लिए नॉन फाइलर रहना। ये एक इकदाम है डॉक्यूमेंटेशन की तरफ। जो आपका पॉइंट था कि जो ज़मींदार तबका है, सो ये ज़रूर एक कमी रहती है हमारे वहाँ, क्योंकि पूरी दुनिया भर में हम जो जिनका घर है उसको आप एग्जेम्प्ट करते हैं टैक्सेस से। सो वो जो पर्सनल रेसिडेंस है वो एग्जेम्प्ट होता है टैक्सेस से, बहुत सारे तरक्की याफ्ता ममालिक में भी और बहुत सारे हमारे वहाँ वो डिफ्रेंशिएशन नहीं की जाती। सो ऑल्दो इस बजट में उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को फ्लैट या उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है, लेकिन ये वाला एक पॉइंट रहता है। इसी तरह बहुत सारे कैपिटल मार्केट्स जो एक मेजर नहीं लिया जा रहा हमारे वहाँ, जैसे वो जो तनख्वाहदार तबके की भी बात है, हमारा सेविंग रेट बतदरीज कम हो रहा है। हमारी मुल्क की इकनॉमिक ग्रोथ के लिए लॉन्ग टर्म में सेविंग रेट को बढ़ाने की या इनकरेज करने की ज़रूरत है, जो कैपिटल मार्केट्स का बेसिस बनती है। वो मेजर्स हमने नज़र नहीं आ रहे काफ़ी। What could have been done for that specific thing कि हमारा सेविंग रेट बढ़े? देखिए, हमारे जैसे इस वक्त जो है म्यूचुअल फंड्स जो हैं ये दुनिया भर में जब ये म्यूचुअल फंड्स, और अभी भी हमारे यहाँ भी बड़े लुक्रेटिव हैं। हमारे वहाँ एक ज़माने में आपको मालूम होगा, जैसे याद होगा कि टैक्स एग्जेम्पशन अवेलेबल थी म्यूचुअल फंड्स को। इस वक्त जो है वो टैक्स एग्जेम्पशन वॉलंटरी पेंशन स्कीम पर 20% का टैक्स क्रेडिट मिल रहा है, लेकिन वो डेफर्ड टैक्सेशन पूरी दुनिया भर में। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अभी भी उस मकाम पर नहीं पहुँची है, और वो एग्जेम्पशंस स्टे करनी चाहिए थी जब तक कि उसका एक लेवल नहीं हो जाता, क्योंकि कैपिटल मार्केट्स ग्रोथ हर दुनिया भर में यही बेसिस बनती है। एक सस्टेनेबल, जिसको हम आजकल कहते हैं हमारी इकनॉमिक ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं है, तो इकनॉमिक ग्रोथ लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल उसी वक्त होती है जब आपकी कैपिटल मार्केट्स बहुत ज़्यादा वाइबल तौर पे या कंसिस्टेंट बेसिस पर उनमें ग्रोथ आ रही होती है। सो जो म्यूचुअल फंड्स हैं या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट या रिटेल इन्वेस्टमेंट साइज़ है, ये सबसे ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है, और हमारे वहाँ पर वो एग्जेम्पशंस अवेलेबल थी वो बतदरीज कम हो रही हैं। सो इसीलिए हमारे वहाँ एक सस्टेनेबल ग्रोथ
इन दीज कैपिटल मार्केट सेगमेंट, जैसे रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, हमने उसकी रेगुलेशंस को बहुत सिंप्लीफाई किया और ये बहुत अच्छा जो रियल स्टेट की तरफ जो छोटी इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो बड़ी ज़मीनें नहीं ले सकते या बड़े घर नहीं ले सकते, वो एक छोटे यूनिट्स में इन्वेस्ट कर सकते थे रीट्स के तहत। उसमें जो एग्जेम्पशंस अवेलेबल थी उनको भी सिंप्लीफाई नहीं किया गया। तो बहुत अरसे से जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ या रियल स्टेट मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं, उनकी एक वो रही है कि इसको भी फाइनेंस बिल का हिस्सा बनाया जाए कि वो एग्जेम्पशंस अवेलेबल हो। अच्छा, रियल स्टेट में फिर दो ओपिनियंस भी होती हैं ना। एक और चीज़, क्योंकि ये स्पीच का हिस्सा था मिनिस्टर साहब का, अब उन्होंने कहा है कि मुलाजमी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इसलिए उन्होंने इजाफा किया ताकि क़ुव्वत ख़रीद जो है वो बढ़ाई जा सके। इससे क्या इकोनॉमी में कोई फ़र्क पड़ेगा? मतलब ये मंतक कुछ अगर आप एक्सप्लेन कर सकें। देखिए, जैसे मैंने कहा कि अगर आप तनख्वाहदार अगर सरकारी मुलाजमीन है, उसमें यकीनन जब उनकी सेविंग रेट्स बेहतर होती हैं, अगर उनकी तनख्वाह बढ़ती है तो आपकी कंजम्पशन इकनॉमी में एक कंजम्पशन साइड में भी आती है जो ग्रोथ इंडस्ट्रीज़ को ग्रोथ का हिस्सा बनती है, और दूसरा ये कि अगर वो सेविंग की उसमें भी आते हैं तो वही उसी तरह से वो ट्रांसफ़र होती है। लेकिन क्या हमारा प्राइवेट सेक्टर या हमारा जो बाकी जो सेक्टर्स ऑफ द इकॉनमी है, क्या उनको भी उसी तरह की के इजाफे हो रहे हैं या नहीं है? लेकिन चूंकि अगर आप टैक्सेशन रेट्स वगैरह जिस तरह से बाकी कॉर्पोरेट सेक्टर पे, तो वो प्राइवेट सेक्टर की तनख्वाहों में इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्टमेंट्स मुमकिन नहीं हो रही, क्योंकि आपकी इन्फ्लेशन जो है वो लास्ट ईयर की 30% थी इस साल की। तो क्या हम वैसा एक्सपेक्टेशन नहीं करते कि एक प्राइवेट सेक्टर के मुलाजमीन को वही ट्रांसफ़र होंगे, क्योंकि ज़ाहिर कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी। लेकिन हैविंग सेड ऑल दैट, फिर भी हमारी जो कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी है वो 20% है। हमारी कैपिटल मार्केट्स में जो वैल्यूएशंस हैं वो बहुत अट्रैक्टिव हैं। इसलिए आप देख रहे हैं कि चूँकि एक्सपेक्टेशन है और मार्केट्स रिएक्ट करती हैं फॉरवर्ड लुकिंग बेसिस पे, तो एक्सपेक्टेशन की बेसिस पे हमारी मार्केट्स में बेहतरी आ रही है। इन्वेस्टर्स का रुझान आ रहा है। एक जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए किया है कि उन्होंने फिक्स इनकम म्यूचुअल फंड से एक्विटी फंड्स को अट्रैक्टिव कर दिया है। वहाँ पर टैक्स रेट में डिफरेंस किया है, क्योंकि वो 15% से पीपल स्टिल पार्किंग देयर मनी इन दीज एसेट्स। शुरू में तो सिर्फ एक ही एसेट पूरे पाकिस्तान को पता था ना, प्लॉट ले लें, ज़मीन ले लें। सो अब ज़मीन लेना लुक्रेटिव, तो वैसे ही ज़मीनों की जो हालत है, जो रेट्स का हालत है, क्या उस मार्केट में कोई बेहतरी आएगी या वो इसी तरह उस ये पर्पसफुली है कि जी ज़मीन की इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ख़त्म हो जाए? जी देखिए, यही जो मैं आपसे पहले कह रही थी कि जो रियल स्टेट है उसको सिनोनिमस किया जाता है रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट से, लेकिन रियल स्टेट सेक्टर से ज़्यादा इंकरेज करना चाहिए रियल स्टेट ट्रस्ट को, जिसमें एक छोटा इन्वेस्टर जो नहीं अफोर्ड कर सकता बड़े घर लेना या आपकी रीच से बाहर है, वो भी गाड़ियाँ सस्ती होंगी महंगी होंगी, आपको हेज कर सकता है। हमें जल्दी टाइम, गाड़ियाँ सस्ती होंगी महंगी होंगी? अभी टाइम है, हमारे साथ ही है। गाड़ियाँ मज़ीद महंगी होंगी, छोटी गाड़ियाँ क्या सस्ती होंगी नहीं होंगी, ये सब बताएंगे आपको। अगर आपके भी कोई सवाल हैं तो आप गेट इन टच विद अस। कानी हमारे साथ हैं, माशी तज्ज़ियाकार हैं, सना तौफीक है हमारे साथ मौजूद, ये भी इकोनॉमिस्ट हैं, बड़ी गहरी नज़र रखती हैं, इनफैक्ट रिसर्चर हैं, रिसर्च डिपार्टमेंट को हेड करती हैं, और हमने इफ़त से काफ़ी बातें की हैं। हम सना को भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। हमने सना काफ़ी चीज़ों का अहाता किया। सबसे पहले तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सैलरी क्लास पे और टैक्स लगेगा, सो इस दफ़ा भी लगा, लेकिन और जो इक़दामात करने की बात की जा रही थी, और बड़ा हमें अच्छा लगा था वो बयान वज़ीर ख़जाना साहब का कि भाई मुल्क नहीं चल सकते चैरिटी फिलांथ्रपी पे, मुल्क टैक्सों पे ही चलते हैं। लेकिन टैक्स नेट बढ़ाने के लिए जो इक़दामात किए गए हैं, जो तजवीज़ सामने आ रही है, आपको लगता है कि दैट्स इनफ, वी आर हेडिंग इन द राइट डायरेक्शन? थैंक यू अब्दुल्ला। सो सबसे पहले आई थिंक एक जो कंसर्न था सबसे ज़्यादा वो यही था कि फाइलर पे मज़ीद टैक्स, या जो ऑलरेडी टैक्स नेट में है उन पे मज़ीद टैक्स। आई थिंक ये चीज़ कल के बजट में एड्रेस हुई है टू अ सर्टन एक्सटेंट, और हमने ये चीज़ देखी है कि जो टैक्स रिफॉर्म्स की बात होती है, कहीं ना कहीं कुछ हद तक इस बजट में वो चीज़ सामने आई है। लेट्स नॉट फॉरगेट कि हम उस पॉइंट पे हैं कि जहाँ हमें इंश्योर करना है कि जो IMF का नया प्रोग्राम है EFF, वो हम सक्सेसफुली निगोशिएट कर सकें IMF से। सो उसके लिए जिस तरह हमने देखा इस बजट में कि एक रिटेल चेन है हमारी जो कि आज तक टैक्स नेट में आई नहीं है, उस पे टैक्स लगाने की बात की गई है इस बजट में। फिर हमने देखा नॉन फाइलर्स पे जो कह लें आप स्ट्रिंजेंट मेजर्स जो ज़रूरत भी थी
उनके टैक्स रेट्स हमने देखे हैं, वो रिवाइज अप किए गए हैं। फिर इसके अलावा जो दीगर मज़ीद एग्जेम्पशंस थी उस पर भी हमने देखा है कि एग्जेम्पशंस वापस ली गई। सो आई थिंक राइट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। बात सिर्फ ये कि कितना हकीकी तौर पे इम्प्लीमेंट हो पाता है और कितना उससे टैक्स रेवेन्यू जमा किया जा सकता है। सो ओवरऑल आई थिंक इसमें इस बजट में रिफ्लेक्ट किया गया एक वो IMF वाली चीज़, IMF वाली कंडीशंस कि आप ऑलरेडी जो टैक्स नेट में है उससे बर्डन हटा के ब्रिंग द अंडर टैक्स्ड और द अनटैक्स्ड सेगमेंट इनटू द टैक्स नेट। सो वो इस बजट अच्छा ये ज़रूर बताइएगा बिकॉज बहुत से आवाम जो है वो जब बजट आता है तो उनको सिर्फ एक चीज़ से गर्ज होता है कि क्या महंगाई बढ़ेगी कि कम होगी, बाकी किसको क्या टैक्स लग रहा है और आधी कौम को तो इस बात का की समझ भी नहीं आएगी और शायद उन पे उस तरह लाइबल तो खैर सारे ही होंगे, लेकिन सिर्फ इन्फ्लेशन की बात की जाए, महंगाई की बात की जाए तो आपको ओवरऑल क्या सिनेरियो नज़र आ रहा है कि वो बेहतरी होगी? देखें ये चीज़ इस चीज़ से हम बिल्कुल अपनी आंख नहीं फेर सकते कि आप IMF में जब भी होते हैं तो जो बजट होता है वो इन्फ्लेशनरी ही होता है नेचर में। That's right. सो ये जितने मेजर्स हमने अभी पूरे मेजर्स की शायद बात भी नहीं की जितने इसमें हैं, सारे इन्फ्लेशनरी ही हैं तकरीबन। जो अगर छोटी सी मिसाल दें, PDL की बात हो रही थी, जो पेट्रोलियम लेवी की बात हो रही थी, 60 रुपीज़ से 80 रुपये करने की बात की गई है इसमें। तो जहाँ पेट्रोल आपका महंगा होता है तो वो एक रिपल इफेक्ट रखता है इकॉनमी में, हर चीज़ महंगी होती है। तो वो आम इंसान पे सबसे बड़ा इम्पैक्ट उसी चीज़ का आता है और फिर ऑब्वियसली जितनी आप कह लें बेसिक आपकी जो नेसेसिटीज़ हैं उस पर वो रिफ्लेक्ट करती है चीज़। तो ऐसा हरगिज़ नहीं हम कह सकते इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगी, बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अब वो नंबर्स में रिफ्लेक्ट होगी नहीं, ये एक अलग चीज़ है। यहाँ थोड़ा सा हम ये समझने की जो ज़रूरत है, जो हमारी इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने की एक कह लें एक मेजरमेंट कहलाता है, उसमें बेस इफ़ेक्ट का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, बेस इफ़ेक्ट आसान अल्फाज में अगर समझाऊँ, पिछले साल इसी दौरानिए में जो है इन्फ्लेशन के नंबर्स काफ़ी एलिवेटेड थे, तो आने वाले महीनों में नंबर्स तो नीचे ही होंगे बट जो उसकी आप कह लें एक इंटेंसिटी वो फील होगी, वो एक आम इंसान को फील होगी। जब आप पेट्रोल डलवाने जा रहे हैं आपको मज़ीद महंगा मिल रहा है तो वो आपको फील होगा। क्या लेवी मज़ीद बढ़ने के इम्कानात हैं? बिल्कुल है, और इसी चीज़ के लिए जो इन्होंने 60 रुपये से 80 रुपये का किया लेवी, या तो ये करते या GST बढ़ाते, तो उन्होंने प्रेफर किया है कि PDL को बढ़ाया। बट अच्छा, बहुत से सेक्टर्स हैं जैसे कंस्ट्रक्शन इतनी महंगी हो गई, घर बनाना इतना महंगा हो गया कि एक आम आदमी जो अब अगर प्लॉट सस्ता मिलता है तो वो घर बनाने के पैसों में उसकी कसर पूरी हो जाती है। सो क्या ये और प्राइसेस बढ़ेंगी, एक आम आदमी के लिए एक घर तामीर करने का ख्वाब रहेगा या एक छोटी गाड़ी खरीदने का ख्वाब ही रहेगा? बिकॉज जब वो पैसे जमा करता है गाड़ियाँ महंगी हो जाती हैं, जब वो पैसे जमा करता है गाड़ियाँ और महंगी हो जाती हैं। एक्चुअली इन्फ्लेशनरी मेजर्स का जो वो है उसका पर्सपेक्टिव या रियल ऑब्जेक्टिव यही होता है कि आप इकोनॉमिक ग्रोथ को थोड़ा सा एक तो स्लो करें। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जब हाई होंगी तो फ्री मार्केट्स में डिमांड सप्लाई पे डिपेंड करता है। तो एक अगर सीमेंट की जो बोरियां अगर बिकनी बंद हो जाएंगी, अगर उसको आसान अल्फाज में, तो उसकी कीमत में कमी आएगी। सो फ्री मार्केट्स में इसी तरह से डिमांड सप्लाई के बेसिस पे प्राइसेस डिटर्मिन होती हैं और आपकी इन्फ्लेशन ही कम कर जो इनिशियल इंटरेस्ट रेट हाई के इन्फ्लेशन को लोअर करने का जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है। हमारी जैसी इकोनॉमीज़ में बिकॉज अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर भी एक है जिसकी वजह से एग्जैक्टली वो अचीव कितने हो पाते हैं वो ऑब्जेक्टिव्स या नहीं हो पाते, वो एक बहुत रोल प्ले करता है। इसीलिए इकोनॉमिक थ्योरी में और थोड़ा सा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में डिफरेंस आ जाता है। अच्छा, एक आपसे सवाल करना सना, हमने देखा है हमारे इर्द गिर्द ही मौजूद हैं, सुआ बाज़ार लाहौर, लिबर्टी मार्केट, फैसलाबाद की मार्केट, जो बोरी बाज़ार, यहाँ पे माशाल्लाह जो रिटेलर जो होलसेलर बैठा हुआ है 13 अरबपति करोड़पति एटलीस्ट, ये कैश पे गाड़ियाँ भी ले लेते हैं, कैश पे घर भी ले रहे होते हैं, मतलब एवरीथिंग इज अनडॉक्यूमेंटेड, कैश पे सारी इनकी जिंदगियाँ चल रही हैं, 3-3 4-4 गाड़ियाँ गैराज में खड़ी हुई हैं। वुड दैट बी पॉसिबल एनी मोर? सो जिस तरह मैंने बात पहले स्टार्ट की थी कि रिटेलर्स पे टैक्स लगाने की बात, सो इस दफ़ा हमने देखा एक बोल्ड डिसीजन लिया तो गया है इस बजट में कि इन रिटेलर्स को, सो अगर ये इंपोर्ट करते हैं कोई चीज़ और ये कैश पे एसेट बनाना कितना आसान रहेगा? अनफॉर्चुनेटली हमारी इकॉनमी में जिस तरह अभी इन्होंने फत साहिबा ने बात की, सो अगर जहाँ हमारी डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है एग्जैक्टली पेरल उतनी ही अनडॉक्यूमेंटेड है। बिल्कुल, ये अलमिया है हमारे मुल्क का। तो एक्चुअली यही तो मसला है, बिल्कुल यही मसला है, दैट इज द इशू। एब्सोल्युटली। तो हमने उसको एड्रेस किया है इस बजट में कुछ हद तक, जिस तरह एक टैक्स लगाने की वही बात है,
ख्वाब तो बड़े अच्छे दिखाए गए हैं, अब इम्प्लीमेंटेशन की बारी है। इम्प्लीमेंट ट्रू सेंस में हो जाए तो आई थिंक नथिंग लाइक इट, बट वही बात है कि आसान नहीं होगा। जो एक इकॉनमी एक पैरेलल चलती आ रही है सालों से, उस पर क्रैक डाउन करना एक मुश्किल काम है, बट आई थिंक अचीवेबल है, डूएबल है, और वक्त की ज़रूरत है कि ये किया जाए। और फिर एक विल की भी ज़रूरत है कि अगर डिटर्मिनेशन है ये करने तो हर की, चीज़ तो हारिस रऊफ की तरह किस्मत पे नहीं डाली जा सकती, विल भी दिखानी पड़ती है। प्लीज अब हारिस रऊफ को माफ कर दो। बहुत शुक्रिया सना फॉर बीइंग हियर विद अस। अब देख लें, मतलब आपके सामने ये चीज़ें, और बात सारी ये है कि जो अच्छे मेजर्स लिए गए हैं वो इम्प्लीमेंट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, लेकिन जैसे कि हमारे तजियाकार, एक तो बाय द वे सॉरी फुट नोट में इसमें डाल दूं, दोनों खवातीन हमारी जो आई हैं एक्सपर्ट्स इस पे बात करने के लिए, मुझे अच्छा लगा, बिकॉज़ इन द पास्ट वी हैव हैड मेनस्ट्रीम मीडिया पे बड़ी मेल डोमिनेटेड बजट ट्रांसमिशन, और ये फील्ड खास तौर पे, तो लिहाजा थैंक यू सो मच लेडीज फॉर बीइंग हियर